नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपको याद होगा, अब से कुछ रोज पहले ही मैंने आपको बरेली के एक सीरियल किलर की कहानी बताई थी, जिसमें एक सिरफिरा शख्स, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं क्योंकि अभी तक वो सीरियल किलर पकड़ा नहीं गया है, एक एक करके महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था और उनकी जान ले रहा था। अब तक तकरीबन 6 महिलाओं की हत्या वो कर चुका है और ये सारे के सारे मामले अनसॉल्व्ड है। और आज मैं आपको एक और सीरियल किलर की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के नागर कुर्नूल जिले से या नागर कुर्नूल शहर से, जो भी आप कहें। और ये जो सीरियल किलर है, इसे पुलिस ने पकड़ लिया है और इसने सीरियल किलर के पीछे की जो कहानी सुनाई है, जो मर्डर्स के मोटिव बताए हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं, वो बहुत अजीब हैं, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अब तक इस सीरियल किलर ने 11 लोगों की हत्या करने की बात कबूल की है, और वो भी सिर्फ 4 साल की छोटी सी समयावधि में, एक छोटे से टाइम पीरियड में। क्या है ये कहानी? क्यों ये सीरियल किलर लोगों की हत्याएं करता था? हत्या करने के पीछे वजह क्या थी? आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये घटना जो है आंध्र प्रदेश के नागर कुर्नूल की है। नागर कुर्नूल की रहने वाली एक महिला ने पिछले महीने 26 नवंबर को लोकल पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाई। यह रिपोर्ट एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, यानी रिपोर्ट ऑफ डिसअपियरेंस। इस महिला ने बताया कि उसका पति वेंकटेश पिछले 20 नवंबर से गायब है, यानी तकरीबन 5-6 रोज पहले से उसका पति गायब है। वो अपने पति से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसके मोबाइल फ़ोन पर ट्राई कर रही है, लेकिन फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। घर वालों से, नाते रिश्तेदारों से बातचीत करके वो थक चुकी है। तमाम नाते रिश्तेदार भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वेंकटेश का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इस महिला ने पुलिस में जो रिपोर्ट लिखाई, उसमें उसने एक और ख़ास बात बताई थी। उसने ये बताया था कि आखिरी बार उसका पति रामती सत्यनारायण नाम के एक आदमी से मिलने के लिए निकला था, और उसका पति प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, और ये जो रामती सत्यनारायण है, ये भी प्रॉपर्टी के काम में इन्वॉल्व है, यानी वो भी वही काम करता है। इसी सिलसिले में दोनों की मुलाकात हुई थी और वो रामती सत्यनारायण से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। इस महिला ने पुलिस में जो कंप्लेंट दी, उसमें यह भी बताया कि उसने अपने तौर पर भी सत्यनारायण से बात की और उससे पूछा कि उसका पति वेंकटेश कहाँ है, आखिरी बार कब मुलाकात हुई। लेकिन इस आदमी ने, रामती सत्यनारायण ने, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, कोई संतोषजनक जवाब उसके पति की गुमशुदगी के बारे में नहीं दी। अब जब ये शिकायत उस महिला ने पुलिस से की, तो पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज की, केस ऑफ डिसअपियरेंस। और उसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ये जो आदमी है वेंकटेश, उसके बारे में सारा वेयर अबाउट्स पता करना शुरू किया। वो किससे मिलता है, क्या काम करता है, कहाँ उठता बैठता है, किससे दोस्ती है, किससे दुश्मनी है। मोबाइल नंबर का पता किया, CDR निकलवाई, और एक एक चीज़ पुलिस ने स्कैन करना शुरू किया। और इसी स्कैनिंग के दौरान पुलिस भी इस बात से मुतमईन हो गई, कन्विंस्ड हो गई कि वेंकटेश जो है वो आखिरी बार रामती सत्यनारायण से ही मिलने के लिए निकला था। अब पुलिस ने रामती सत्यनारायण को ढूंढना शुरू किया और जल्द ही पुलिस ने उसे इंटरसेप्ट भी कर लिया। उसे पुलिस हिरासत में लेकर आई और थाने में उससे पूछताछ की शुरुआत की। सत्यनारायण ने तमाम वजहें बताई, कहा कि हाँ, वो प्रॉपर्टी का काम करता है, वेंकटेश से उसका मिलना जुलना है, आखिरी बार वो मिला भी था कुछ रोज़ पहले, लेकिन उसके बाद वेंकटेश चला गया था, उसे नहीं पता वेंकटेश कहाँ है, जैसा होता है आमतौर पर। लेकिन पुलिस को चूंकि इस पर शक था ही और घर वाले भी शक जता रहे थे, तो पुलिस ने ये जो आदमी है रामती सत्यनारायण, इसको और कायदे से इंटरोगेट करना शुरू किया, जिसे पुलिस के लैंग्वेज में कहते हैं सस्टेन्ड इंटरोगेशन, यानी बहुत गहन पूछताछ की। इसमें कई तरह के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह के सस्पेक्ट लोगों को दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अलग अलग पुलिस वाले आकर इस तरह के किसी सस्पेक्ट से उस गुमशुदगी के बारे में वही कहानी बार बार पूछते हैं। अब जब अलग अलग पुलिस वाले पूछते हैं, तो अगर आदमी सच बोल रहा होता है तो उसकी कहानी बिल्कुल सीमलेस होती है और वो कहानी हर पुलिस वालों को एक ही बताता है, कोई भी सस्पेक्ट। लेकिन अगर कहानी में कोई झूठ हो
तो इंसान चूंकि फैब्रिकेट कर करके सुनाता है, तो किसी पुलिस वाले को कोई इन्फॉर्मेशन, किसी दूसरे पुलिस वाले को कुछ और इन्फॉर्मेशन, इस तरह से वो आदमी जो है गलतियां करता है और फिर वो घिरता जाता है। तो ये जस्ट एक टेक्निक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो रामती सत्यनारायण से पुलिस जो है इस तरह से इंटरोगेट कर रही थी, और इंटरोगेट करते करते फाइनली एक मुकाम ऐसा आया जब इस आदमी ने ये कबूल कर लिया कि वेंकटेश अब इस दुनिया में नहीं है और वेंकटेश की उसने हत्या कर दी है। ये अपने आप में बहुत ही डरावनी और बहुत ही दर्दनाक बात थी। एक आदमी की इस तरह से हत्या, एक दूसरा आदमी जो उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्यों की, इसके पीछे क्या मोटिव था। तो उसने ये बताया कि कत्ल के मोटिव की अगर बात करें तो मोटिव यही था कि वो वेंकटेश से लिए गए 10 लाख रुपए हड़प जाना चाहता था। लेकिन यहाँ तक की कहानी भी पुलिस डाइजेस्ट कर लेती, पुलिस को बात समझ में आती और पुलिस इस मर्डर केस की तफ्तीश करके उसे सज़ा दिलाने की कोशिश करती। लेकिन इसके आगे इस सत्यनारायण नाम के आदमी ने पुलिस को जो बात बताई, उसने पुलिस वालों को भी दहला दिया। उसने बताया कि वेंकटेश उसका 11वां शिकार है, यानी इससे पहले वो एक एक करके 10 और लोगों की हत्याएं कर चुका है, और तकरीबन सारी हत्याओं के पीछे पैसा ही सबसे बड़ी वजह है। लेकिन आखिर वो लोगों से पैसे लेता कैसे था और कैसे और क्यों उनकी हत्याएं कर देता था। अब रामती सत्यनारायण पुलिस को वो कहानी सुना रहा था। उसने ये बताया कि वो ज़्यादातर लोगों से ये कहता था कि वो ट्रेजर हंटर है, यानी खजाना ढूंढने वाला, खजाने के बारे में जानकारी जुटाने वाला आदमी है और वो लोगों का भाग्य बदल सकता है। इस तरह की बात कहकर वो लोगों को झांसे में लेता था। बाकी लोगों के साथ उसने क्या किया ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि उसने वेंकटेश के साथ क्या किया। सत्यनारायण और वेंकटेश की जब मुलाकात हुई एक ही प्रोफेशन के सिलसिले में, तो वेंकटेश को सत्यनारायण ने ये झांसा दिया कि उसके घर के आसपास या उसके पूरे विसिनिटी में अगर कहीं पर भी कोई खुफिया खजाना गड़ा हुआ होगा तो उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं आध्यात्मिक, अलौकिक, कि वो उस क्षमता, उस ताकत का इस्तेमाल करके उस खजाने के बारे में जानकारी जुटा सकता है। और अगर खजाना निकल गया तो जाहिर है उसका भाग्य बदल सकता है। वेंकटेश को ये बात जची, उसे लगा कि अरे वाह, अगर ऐसा हो गया फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। आप समझ सकते हैं रुपया पैसा तकरीबन हर दूसरे इंसान की कमज़ोरी होता है, और किसी को अगर रातों रात अमीर बनने का ख्वाब दिखा दिया जाए और ख्वाब इस कन्विक्शन से दिखाया जाए कि भाई ये तो सच होने ही वाला है, तो इंसान जो है वो बहुत सारी अविश्वसनीय बातों पर भी भरोसा कर लेता है। तो यहाँ वेंकटेश ने सत्यनारायण पर भरोसा कर लिया। अब सत्यनारायण ने उसे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे इलाके में या घर में कोई खजाना है या कोई ऐसा खजाना जो मान लो तुम्हारे इलाके में नहीं है लेकिन किसी डेजर्टेड एरिया में है, सुनसान जगह में है, अगर उस खजाने को मैं तुम्हें ढूंढ कर दे दूं तो बदले में तुम क्या दोगे। वेंकटेश ने कहा क्या है, तुम खजाने का कुछ हिस्सा ले लेना। लेकिन इसने कहा कि नहीं, खजाने का हिस्सा तो मैं बाद में लूँगा, लेकिन पहले मैं ये काम करने के लिए तुमसे 10 लाख रुपए चाहता हूँ, क्योंकि ये काम, ये कर्मकांड ये आसान नहीं है, इसके पीछे काफ़ी सारा अनुष्ठान मुझे करना पड़ेगा। ये बात सत्यनारायण ने वेंकटेश से कही, और वेंकटेश चूंकि उसकी बातों में आ चुका था, भरोसा कर चुका था, तो उसने 10 लाख रुपए सत्यनारायण को दे दिए। सत्यनारायण ने ये रुपए ले लिए, उसका मकसद रुपए लेना ही था, और उसके बाद फिर वो खजाने के नाम पर टाल मटोल करता रहा। कई महीने गुजर गए। अब वेंकटेश का इंतजार जो है वक्त से लंबा होता जा रहा था। उसने हार कर सत्यनारायण की घेरेबंदी करनी शुरू की और लगातार उसको फॉलो करने लगा, उसको चेज करने लगा कि मेरे रुपए या तो दे दो या खजाना दिलाओ, ये क्या चक्कर है। तो सत्यनारायण जो है वेंकटेश के इस तरह से पीछा किए जाने से और परेशान किए जाने से अब थोड़ा विचलित होने लगा था। अब उसने वेंकटेश से पीछा छुड़ाने के लिए एक और हथकंडा अपनाया। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें वाकई खजाना चाहिए जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, वो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो है 3 महिलाओं की बलि देनी होगी, और वो महिलाएं भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि प्रेग्नेंट महिलाएं होनी चाहिए, यानी गर्भवती महिलाएं होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत वियर्ड, बहुत अजीब बात थी। कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से ये कहे कि तुम्हें 3 महिलाओं की हत्या करनी है तब तुम्हें खजाना मिलेगा, और प्रेग्नेंट महिलाओं की हत्या करनी है, तो कोई भी आदमी, बेशक उसे खजाने का लालच हो, वो पहली बार में सुनकर तो हिल जाएगा। तो वेंकटेश भी हिल गया। उसने कहा कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। एक तो मर्डर और दूसरा गर्भवती महिलाएं। एक पल के लिए मुझे नहीं पता वेंकटेश के दिमाग में क्या था, अगर वो ये मान भी लेता कि ये काम मैं कर लूँगा
तो भी इस तरह की महिलाओं को ढूंढना और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर कहीं किसी ठिकाने तक लेकर आना, फिर उनकी हत्याएं करना, ये कोई आसान काम तो है नहीं। तो वेंकटेश ने मना कर दिया। उसने कहा कि सत्यनारायण, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम मुझे मेरे 10 लाख रुपए वापस करो और ये कर्मकांड वगैरह का चक्कर छोड़ो। सत्यनारायण ने कहा कि ठीक है, मैं वापस कर दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। फिर से वही टाल मटोल का सिलसिला शुरू हो गया और आखिरकार वेंकटेश फिर से सत्यनारायण को चेज करने लगा, फॉलो करने लगा। हार कर एक दिन सत्यनारायण ने वेंकटेश से वादा कर दिया कि ठीक है, अब वो घड़ी आ गई है और उस जगह की भी उसने पहचान कर ली है जहां पर खुफिया खजाना हो सकता है, लेकिन उसकी पहचान करने और उसका पिन पॉइंट लोकेशन पता करने के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने की ज़रूरत है। इसके बाद वो वेंकटेश को अपने साथ नागर कुरनूल जिले में ही एक सुनसान जगह पर लेकर गया, एक पहाड़ी के ऊपर लेकर गया और वहाँ उसने अनुष्ठान करने का पूरा इंतज़ाम किया। यानी तरह तरह की सामग्री जिससे हवन हो सके, जिससे मतलब कर्मकांड को अंजाम दिया जा सके, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं उसने की। धूप, गूगल और कर्पूर और तमाम जो भी चीज़ें होती हैं, कपूर, ये सारी चीज़ों का उसने इंतज़ाम किया और उसके बाद एक पहाड़ी इलाके में उसने कर्मकांड के नाम पर वेंकटेश को बुलाया। वेंकटेश को बुलाने के बाद वहाँ ये सारे अनुष्ठान का जो भी स्वांग था, जो भी ड्रामा था, वो सत्यनारायण ने अंजाम देना शुरू किया। और उसके पास कई तरह की जड़ी बूटी और तमाम तरह के प्रोडक्ट्स थे। उन सारी चीज़ों को मिलाकर उसने एक पंचामृत सरीखी एक चीज़ बनाई, जिसको इस कर्मकांड के सिलसिले में जो है ग्रहण करना था, यानी उसका सेवन करना था, ऐसा सत्यनारायण ने बताया। और उसने वेंकटेश को वो ड्रिंक थोड़े कम क्वांटिटी में ही वेंकटेश को पीने के लिए दी और कहा कि इसे पीने के बाद जो है वो आगे का रास्ता खुलेगा और बहुत जल्द हम खजाने के सामने होंगे। तो वेंकटेश चूंकि उसकी बातों पर यकीन कर ही रहा था, शुरू से ही उसको यकीन था सत्यनारायण पर, तो उसने वो ड्रिंक पी ली। लेकिन सत्यनारायण जो है वो साजिश रचकर ये सारी चीज़ें कर रहा था, कोई खजाना वजाने वाली बात तो थी नहीं। तो उस ड्रिंक में उसने कोई जहरीली चीज़ या जहरीला हर्ब जो भी कहें वो मिला दिया था और उसकी वजह से वेंकटेश ने जैसे ही वो ड्रिंक पी, वो उस पर बेहोशी छाने लगी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया। सत्यनारायण को इसी मौके की तलाश थी। उसने वेंकटेश को इसी हाल में तेज़ाब पिलाया और तेज़ाब पिलाने के साथ साथ उसके पास जो भी कनस्तर में तेज़ाब और इस तरह की ज्वलनशील पदार्थ, इनफ्लेमेबल मटेरियल थे, वो सारी जो है उसके चेहरे पर और बॉडी पर पोर कर दिया, डाल दिया, उसे बुरी तरह से उससे जला दिया। तो इस तरह से तेज़ाब पिलाकर, तेज़ाब से जलाकर और जहर देकर उसने वेंकटेश की हत्या कर दी। डेथ कंफर्म करने के लिए बड़ा सा बोल्डर, बड़ा सा पत्थर भी उसके ऊपर पटक दिया और उसकी लाश को उसी सुनसान पहाड़ी इलाके में छोड़कर वो वापस अपने घर चला आया। अब वो बिल्कुल अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि इससे पहले भी उसने इस तरह कई हत्याओं को अंजाम दिया था और अब 10 लाख रुपए मांगने के लिए वेंकटेश उसका पीछा करने वाला नहीं था। उसका मोबाइल फ़ोन वो स्विच ऑफ करके डिस्ट्रॉय कर चुका था, कहीं छुपा चुका था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, घर के लोग तो अपने फैमिली मेम्बर को ढूंढेंगे। वेंकटेश को ढूंढते ढूंढते उसकी बीवी काफ़ी परेशान हुई, सत्यनारायण से बात की, फिर वो पुलिस के पास गई। ये सारी बातें आप जानते हैं। सत्यनारायण ने वेंकटेश की हत्या की कहानी तो सुनाई ही, लेकिन इसके बाद उसने बताया कि इस तरह से उसने तकरीबन ने उसने कन्फर्म बताया, इससे पहले एग्जैक्ट नंबर उसने बताया कि इससे पहले उसने और 10 लोगों की हत्याएं की है और ये सिलसिला शुरू हुआ है 2020 से। उसने नागर कुरनूल के अलावा कर्नाटक में एक जगह है रायचूर, वहाँ पर हत्याएं की है। फिर आंध्र प्रदेश में है पेद्दावदगुर और अनंतपुर। इन जगहों पर घूम घूम कर उसने अलग अलग वक्त पर लोगों को झांसा दिया और उन्हें खुफिया गुप्त खजाने का सपना दिखाया और इस तरह के झूठे सपनों से उनसे रुपए हड़पे और फिर उन्हें ऐसे ही अनुष्ठान के नाम पर दर्दनाक मौत दी। नागर कुरनूल में इससे पहले उसने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्याएं की थी और उसमें भी कई महिलाएं शामिल थी। अजीब बात देखिए कि इतना सब कुछ हो रहा था और इस सत्यनारायण के इस करतूत के बारे में लोगों को इससे पहले कोई खबर नहीं थी। वो तो इस बार पुलिस ने इस मामले को बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया और सत्यनारायण को इंटरोगेट किया, तो उसका असर ये हुआ कि वेंकटेश के कत्ल की पहेली तो सुलझी ही,
सीरियल किलिंग की खौफनाक कहानी भी सामने आई जिसमें उसने और 10 लोगों की हत्याएं की थी। अब पुलिस उन 10 लोग जो मारे गए थे उनके बारे में जानकारी जुटा रही है, उनके परिवार वालों से बात कर रही है और जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में जॉइनिंग द डॉट्स, इस पूरी कहानी के जो बिंदु हैं उन्हें एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कर रही है ताकि एक स्ट्रॉन्ग केस इस खौफनाक सीरियल किलर के खिलाफ बनाया जा सके और उसे हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके या फिर उसे फांसी की सज़ा दिलाई जा सके। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैंने जो कहानी आप लोगों को सुनाई थी वो कहानी इंदौर की थी। आपको याद होगा इंदौर में एक कपल जो मैरिड तो नहीं थे लेकिन एक दूसरे के कथित तौर पर दोस्त थे, उस कपल की हत्या कर दी थी और जो हत्या की थी वो एक दंपत्ति ने की थी। क्यों की थी उसके पीछे बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस कहानी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सूर्य नारायण दिल्ली से हैं और इन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने कहा है कि जिस तरह की हत्या की कहानी, डबल मर्डर की कहानी इंदौर की मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उसे सुनने के बाद उन्हें यही लगता है कि चूंकि हमारा लीगल सिस्टम जो है जस्टिस जल्दी और लॉजिकल टाइम पर डिलीवर करने में नाकाम साबित हो रहा है, इसलिए लोग कानून अपने हाथों में लेकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैंने भूल से या अपनी जानकारी की कमी कह लूँ या ये कह सकता हूँ कि कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने इंदौर को संस्कारधानी कहा था। तो इंदौर के लोगों ने तो कम, लेकिन जबलपुर के अपने भाइयों ने इस बात पर ऐतराज़ जताया है। ऐतराज़ क्या मतलब, उन्होंने मुझे करेक्ट किया है और कहा है कि संस्कारधानी इंदौर नहीं बल्कि जबलपुर है। तो चलिए मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ और आइंदा मैं याद रखूँगा कि संस्कारधानी जबलपुर ही है, इंदौर नहीं है। लेकिन इंदौर अहिल्या नगरी है मैं इसके बारे में जानता हूँ। चलिए, गुरप्रीत सिंह जी ने लुधियाना से कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा बहुत सारे और लोगों ने कमेंट किया है। नरेंद्र ठाकुर जी का कमेंट है, नसीर अहमद जी ने कमेंट किया है, बनर्जी सर आपका स्टाइल मुझे पसंद है, पिछले 1 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ, रोज़ आपकी कहानी, आज आपने मेरा नाम लिया, थैंक्स। नसीर अहमद साहब, मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर है, इंदौर नहीं। ये अंकित हैं, ये ऐसा हमें बता रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। जेपी सर एक हैं, इन्होंने लिखा है कि कितने संभल कर आप जो है वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, इससे पता चलता है कि आप कितने सभ्य और शालीन हैं। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत धन्यवाद। मैं और नाम और कमेंट्स पढ़ना तो चाहता था, लेकिन ईमानदारी से बताऊं कि अब जब मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की तारीख में एक बड़ी घटना हुई। आप सबको पता है, भारत के संसद में कुछ प्रदर्शनकारी, कुछ आंदोलनकारी घुसकर उन्होंने हुड़दंग मचाया था, जिसकी वजह से आज हम पर थोड़ा वर्कलोड या न्यूज़ का लोड ज़्यादा है, तो मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है। तो मैं और कमेंट्स आज नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट आप करते रहिए। सारे कमेंट्स मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ, समय निकाल कर पढ़ता हूँ। कैमरे के सामने बेशक सारे कमेंट्स और सारे लोगों के नाम न पढ़ता हूँ, वो एक अलग मसला है। तो आज के सीरियल किलिंग की स्टोरी पर आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स और आपकी बातों का मुझे इंतज़ार रहता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।